एपिसोड 10। आरोही, अभी जितना उड़ना है उड़ लो, बाद में आना तो तुम्हें मेरे पिंजरे में ही है। वरुण हंसते हुए बोला। ये सुनकर साहिल मुस्कुराया। आरोही का सॉन्ग हिट हो जाने के बाद वो सेक्रेटरी की जॉब के लिए ऑफिस पहुंची, तो ऑफिस में सभी उसे पहचान गए। मेल एम्प्लॉई ने तो तुरंत आरोही का नंबर मांगना शुरू कर दिया। आरोही उन सब से बात करके अद्विजय के ऑफिस में पहुंची। तुम 5 मिनट लेट हो, ये कहकर अद्विजय अपने हाथ में पकड़े पेन को घुमाने लगा। आरोही ने उसे सॉरी कहा। अद्विजय ने आरोही के कपड़ों को देखा और कोल्डली बोला, मेरी सेक्रेटरी सूट सलवार में नहीं, वेस्टर्न कपड़ों में आए तो ही बेटर रहेगा। आरोही मुस्कुराकर बोली, सीईओ सर, आपको काम से मतलब होना चाहिए, कपड़ों से नहीं। अद्विजय बोला, तुम्हें ही काम करने में परेशानी आएगी। ये सुनकर आरोही बोली, बिल्कुल नहीं। अद्विजय ने फिर उसे काफी सारी फाइल्स का ढेर उठाकर अपनी डेस्क पर ले जाने का ऑर्डर दिया। आरोही ने फाइल के ढेर को उठाया और उसे अपने डेस्क पर ले जाने लगी, जिस वजह से उसका दुपट्टा नीचे गिर गया। उसने दुपट्टे को उठाया और वापस अपने कंधे पर डाल लिया। वो आज सेफ्टी पिन लगाना भूल गई थी। अद्विजय लंच के टाइम ऑफिस से बाहर निकल गया। ऑफिस से बाहर जाते हुए उसने एयर कंडीशनर को बंद कर दिया। दरवाजे को बंद करने से पहले वो बोला, आज तुम्हारे लिए कोई लंच नहीं है। तुम 5 मिनट लेट आई हो, इसलिए तुम्हें पूरे टाइम काम ही करना होगा। ये कहने के बाद अद्विजय मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। आरोही गुस्से में अपना काम करने लगी। बीच बीच में उसे काफी गर्मी भी लग रही थी। उसने अपनी ड्रेस से उठकर एयर कंडीशनर के रिमोट को ढूंढा, मगर उसे रिमोट कहीं नहीं मिला। अद्विजय आज एम्प्लॉयज के बीच बैठकर कैंटीन में लंच कर रहा था। सभी एम्प्लॉयज काफी हैरान थे कि अद्विजय आज कैंटीन में कैसे आ गया। अद्विजय लंच करते हुए काफी स्माइल कर रहा था। उसकी पेंट की पॉकेट में एयर कंडीशनर का रिमोट जो था। आरोही को परेशान करने का वो एक भी मौका नहीं गंवाना चाहता था। कैंटीन में मिलने वाला खाना काफी अच्छा बनता था, साथ ही थोड़ा स्पाइसी भी, और अद्विजय स्पाइसी खाना नहीं खाता था। जैसे ही उसने थोड़ा सा स्पाइसी खाना खाया, उसने पानी के 2 गिलास खाली कर दिए। अचानक कैंटीन में आरोही दिखाई दी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और वो सबसे हाय हेलो करते हुए एक सीट पर आकर बैठ गई। जिस चेयर पर वो बैठी थी उसी के पीछे अद्विजय बैठा था, मगर दोनों इस वक्त एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे थे। तभी एक लड़का अपनी चेयर उठाकर आरोही के पास आया और उससे बोला, आरोही, तुमसे मैंने नंबर मांगा था, तुमने दिया नहीं, क्या हुआ? क्या तुम कमिटेड तो नहीं हो? ये सुनकर आरोही मुस्कुराई। एक लड़की ने कहा, बताओ, बताओ, कहीं तुम्हारा कोई हैंडसम बॉयफ्रेंड तो नहीं है? ये सुनकर आरोही ने नामे गर्दन हिलाई। वो लड़का काफी खुश हो गया और उसने आरोही का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा चलो, हम दोनों डेट करते हैं। आरोही ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, नहीं, मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये सुनकर एक लड़की बोली, अरे आरोही, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। कार्तिक हमारे कॉलीग में सबसे हैंडसम और स्मार्ट है, और काफी रिच भी, उसका दिल मत तोड़ो। आरोही बोली, आई एम सॉरी। आरोही, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम ऑफिस में सबसे खूबसूरत हो तो तुम्हें कोई एम्प्लॉय ना पसंद आकर सीधे बॉस ही पसंद आ गए हो। लड़की ने मजाक करते हुए कहा। आरोही बोली, मुझे कंजूस सीईओ में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। कार्तिक हंसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? कंजूस सीईओ। ये सुनकर आरोही बोली, ऑफ कोर्स, तुमने देखा नहीं मुझे कितना पसीना आ रहा है। अभी जब वो लंच के लिए बाहर निकले थे तब उन्होंने ऑफिस का एयर कंडीशनर बंद कर दिया था। मैं उन्हें कंजूस ना कहूं तो क्या कहूं, बताओ? ये सुनकर सभी चुप थे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि अद्विजय उन्हीं के पीछे बैठा था। अद्विजय गुस्से में चेयर से उठा। इससे पहले कि वो आरोही की ओर बढ़ता, वहां पर सिया आई। सिया ने सबके सामने अपनी बाहों को फैलाया और अद्विजय को गले लगाते हुए उसके गाल पर एक किस की और कहा, बेबी, डिड यू मिस मी? अद्विजय ने सिया को साइड किया और बोला, क्या कोई यहाँ के रूल भूल चुका है? ये सुनकर सभी एम्प्लॉई अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। अद्विजय ने सभी को एक सरसरी नजर से देखा और बोला, जो एम्प्लॉई रूल भूल चुके हैं या फिर जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वो कैंटीन बोर्ड पर लगे रूल्स को पढ़ सकता है। ये कहकर अद्विजय ने सिया का हाथ पकड़ा और वहां से ऑफिस की ओर चला गया। आरोही ने पूछा, वो किस रूल के बारे में बात कर रहे थे? कार्तिक ने अपने सर पर थप्पड़ मारा और बोला, अरे यार सर, मेरे ही बारे में बोल रहे होंगे।
मैं एक पुराना एम्प्लॉय होकर ये भूल गया कि ऑफिस में कोई डेट या फिर रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। आरोही ये सुनकर थोड़ी खुश हुई, क्योंकि अब शायद कार्तिक उसका पीछा नहीं करने वाला था। लेकिन तभी कार्तिक बोला, लेकिन आरोही रूल के अकॉर्डिंग डेट करना या फिर रिलेशनशिप में रहना मना है, शादी करना नहीं। मैं आज ही अपनी मॉम को तुम्हारे घर रिश्ता भेजने के लिए मनाता हूँ। वो ये सुनकर सारी लड़कियां हूटिंग करने लगीं। कार्तिक चार्मिंग स्माइल लिए आरोही को देख रहा था। इससे पहले कि आरोही कार्तिक को साफ साफ मना कर पाती, उसे एक एम्प्लॉई ने बुलाया। आरोही बस वहां बैठकर कॉफी ही पी थी। उसे अभी भी भूख लगी थी, मगर उस एम्प्लॉई के बुलाने पर आरोही उसके पीछे पीछे चली गई। ऑफिस में पहुंचकर उसने सिया और अद्विजय को कंफ्यूज होकर देखा। अद्विजय ने कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें आज लंच का टाइम नहीं मिलेगा। आरोही बोली, मगर मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। ये सुनकर सिया बोली, ऑनफो, तुम दोनों लड़ना बंद करो। आरोही, मैंने तुम्हें बुलाया है, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। ये कहकर वो अद्विजय की ओर मुड़ी और उसने प्यार से कहा, अद्विजय बेबी, तुम रूम में जाकर रेस्ट करो, बाकी का काम मैं देख लूंगी। अद्विजय आरोही को घूरते हुए वहां से चला गया। सिया ने आरोही का हाथ पकड़ा और बोली, आरोही इस दादी तुमसे काफी ज्यादा नाराज है। आरोही ने पूछा, लेकिन क्यों? ये सुनकर सिया बोली, बिकॉज तुम अभी तक अद्विजय के करीब नहीं जा पाए हो। ऊपर से तुम्हारा उसी दिन अद्विजय के करीब जाना जरूरी था। एल खैर, सब कुछ मेरी वजह से स्पॉइल हुआ है, इसलिए मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, जिससे अद्विजय तुम्हारे क्लोज आ सके। और हाँ, तुम अभी कहाँ रह रही हो? जल्द से जल्द अद्विजय के विला में शिफ्ट हो जाओ। ये सुनकर आरोही बोली, सिया, एक्चुअली अभी 4-5 दिन तक मैं वहां नहीं जा सकती। मेरी कजन की शादी है, मैं शादी के बाद ही वहां जा पाऊंगी। ये सुनकर सिया बोली, ओके, मैं तुम्हें इतना टाइम देती हूँ। सिया फिर कुछ प्रोजेक्ट को देखने लगी। आरोही ने उसकी मदद की। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद अद्विजय ने वेट किया ताकि आरोही उसके साथ जा सके, मगर आरोही जब काफी टाइम तक ऑफिस से बाहर नहीं निकली, तो वो गुस्से में अपनी कार लेकर वहां से निकल गया। ड्राइवर काफी खुश नजर आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, अच्छा हुआ मैडम हमारे साथ नहीं आई, वरना मेरी जॉब चली जाती। अगले 2-3 दिन में अग्रवाल हाउस को खाली कर दिया गया। ममता और राघव जी एक बहुत ही बड़े विला में शिफ्ट हो गए। आरोही ये सोचकर काफी कंफ्यूज थी कि घर बेचने के बाद राघव जी के पास इतने पैसे कैसे आए कि वो एक विला खरीद सकें, जबकि उन्हें तो अपना कर्ज निपटाना था। साथ ही निकिता की शादी करनी थी। आरोही के मन में चल रहे सवाल को शायद ममता ने भांप लिया और वो बोली, आरोही क्या सोच रही हो कि हम इतने अमीर कैसे हो गए? ये सुनकर आरोही ने ममता की ओर देखा। ममता बोली, ये सब हमारे होने वाले दामाद ने किया, वो बहुत पैसे वाला है, आज से हम यही रहेंगे, तुम अपना कहीं और जुगाड़ देख लो। राघव जी वहां आए और उन्होंने ममता को डांटते हुए कहा, ये किस तरह से बात कर रही हो? तुम आरोही से तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं देता? आरोही ने हमारे लिए क्या किया है? ये सुनकर ममता बोली, हाँ हाँ मानती हूँ, इसने एहसान किया है, और आप भी फालतू में मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं अभी अब इसने क्या कहा है? ये सुनकर राघव जी बोले, बहुत हुआ, अब चलो यहाँ से, शादी की तैयारी नहीं करनी तुम्हें। ममता बोली, शादी की सारी तैयारी तो दामाद जी की तरफ से आए, लोगों ने ही कर दी है, हमें तो हाथ भी नहीं हिलाना पड़ा जी। फिर उन्होंने आरोही को देखा और हंसते हुए बोली, एक हमारी निकिता है जिसे इतना अच्छा घर परिवार मिल रहा है, और एक तरफ आरोही है, इतने अमीर परिवार में शादी करने के बाद भी क्या मिला? इसे तो अलीमनी में एक चवन्नी भी नहीं मिली। धानी, जो एक शरारा पहने आरोही के पास खड़ी थी, उसने कहा, नानी, मेरी मम्मी लालची नहीं है। ममता गुस्से से चिल्लाई, पिद्दी भर की लड़की, मुझे लालची कहती हो? यही सिखाया है तेरी माँ ने? राघव जी गुस्से से बोले, ममता बहुत हुआ, तुम उसे छोटी सी बच्ची से भी बदतमीजी से बात कर रही हो। ममता मुंह बनाकर बोली, ठीक है, मुझे इन दोनों से मुंह लगने का कोई शौक भी नहीं है, मुझे अपनी बेटी की शादी की तैयारी करनी है। आज हल्दी का फंक्शन है आरोही, तुम निकिता से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। तुम्हारी मनहूसियत मेरी बेटी से दूर ही रहनी चाहिए। ये कहकर ममता वहां से चली गई। राघव जी प्यार से बोले, आरोही, ममता कुछ भी कहती है, तुम भी हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो झुककर धानी से बोले,
धानी बेटा, जो कपड़े हम तुम्हारी मम्मी के लिए लाए हैं, तुम्हारी मम्मी से कहो वो कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। ये कहकर वो मुस्कुराए और वहां से चले गए। हल्दी की रस्म जब हो रही थी तो साहिल वहां आया। उसने एक मास्क लगाए हुआ था। भीड़ के बीच खड़े होकर उसने वहां हो रही रस्मों को देखा। आरोही एक येलो सूट पहनकर वहां धानी को गोद में ली खड़ी थी। आरोही की फोटो लेकर साहिल वहां से निकल गया। जैसे ही वो फोटोज वरुण के पास पहुंची, वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम पर तो हर कलर सूट करता है। तुम ही हो वो लड़की जो वरुण प्रजापति की बीवी बन सकती है। ये कहकर वो हंसने लगा। इसी बीच अद्विजय की तबीयत बिगड़ने लगी। जैसे ही दादी को ये बात पता चली, वो तुरंत अद्विजय के विला पर पहुंची और उसे काम करने से सख्त मना कर दिया। वो गुस्से से सिया से बोली, सिया, वो लड़की कहाँ है? महापंडित ने कहा था कि वो लड़की अद्विजय के आसपास ही रहनी चाहिए। ये सुनकर सिया बोली, दादी, एक्चुअली मैंने आरोही से कुछ दिनों के लिए बाहर रहने के लिए कहा है। मैं कुछ दिनों में एक ट्रिप पर जाने वाली हूँ, सो मैं अद्विजय के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। ये सुनकर दादी बोली, मुझे माफ करना बेटा, मगर उसे आरोही को इस घर में तो तुम रख ही सकती हो। तुम भी जानती हो, अद्विजय की तबीयत से ज्यादा तो कुछ जरूरी नहीं है ना? सिया बोली, मैं जानती हूँ दादी, मैं उसे कॉल कर कर जल्दी से जल्दी यहाँ आने के लिए कहती हूँ। ये सुनकर दादी खुश हो गई। उन्होंने कहा, कुछ दिनों में क्यों उसे आज ही यहाँ आने के लिए कहो। ये सुनकर सिया थोड़ी सोच में पड़ गई, क्योंकि उसने आरोही को वादा किया था कि वो उसे उसकी कजन की शादी एंजॉय करने देगी। तभी अद्विजय बोला, दादी, अगर वो मेरे आस पास रहेगी तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज, अभी कुछ दिन तो उसे मुझसे दूर ही रहने दो। ये सुनकर दादी गुस्सा हुई और बोली, अच्छा ठीक है, अगर तू 5 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ तो तुझे भी मानना पड़ेगा कि महापंडित सही थे और उस लड़की का तेरे आसपास रहना बहुत जरूरी है। ये सुनकर अद्विजय बोला, ठीक है। 2 दिन बाद शादी की शाम थी। उस नए घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। बारात पहुंच चुकी थी। आरोही ने दुल्हन बनी निकिता को दूर से देखा। ममता आरोही को देखकर बोली, ओए, ऐसे क्या देख रही है? मेरी बेटी को नजर लगाना चाहती है क्या? ये सुनकर आरोही बोली, चाचा जी, आपका दिमाग हमेशा गलत चीज ही क्यों सोचता है? धानी बोली, माँ, एक्चुअली मासी आपकी जितनी ब्यूटीफुल नहीं लग रही है। आप सबसे ब्यूटीफुल हैं। ये सुनकर निकिता चिढ़ गई और बोली, धानी की बच्ची, अभी तो रुक। ये कहकर निकिता उठी। ममता ने उसे बैठाया और बोली, आज के दिन उसे झेल ले, बाद में तो इनका चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा तुझे। आरोही धानी को अपने साथ लेकर वेन्यू पर आ गई और उसने धानी के साथ खाना खाया। दोनों माँ बेटियों ने एक दूसरे के फोटोज लिए और एक अच्छी मेमोरी कलेक्ट की। कुछ देर बाद आरोही का फोन रिंग करने लगा। फोन पिक करते ही कॉल की दूसरी तरफ से सिया बोली, आरोही, अभी तुम कहाँ पर हो? जल्दी से अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। ये सुनकर आरोही बोली, सिया, क्या हुआ है? मैं अभी अपनी कजिन की शादी में हूँ। ये सुनकर सिया बोली, आई एम सॉरी आरोही, मगर तुम अपनी बहन की शादी शायद अटेंड ना कर पाओ। मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। बस तुम जल्द से जल्द अपना एड्रेस मुझे सेंड करो। ये कहकर सिया ने कॉल कट कर दिया। आरोही कंफ्यूज थी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन फिर भी उसने अर्जेंसी को देखते हुए उस जगह का एड्रेस सेंड कर दिया और वो एक चेयर पर धानी के साथ बैठ गई। तभी कोई आरोही के सामने आकर खड़ा हुआ। आरोही ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने ममता खड़ी थी और उसकी आंखें सूजी हुई थीं। आरोही अचानक खड़ी हुई और बोली, चाची जी, आपको क्या हुआ है? कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।